गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अब हम पढ़ रहे हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, एक बार जब आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया उसके बाद हम एरे को इनिशियलाइज करवाएंगे और उसको हम दो तरीके से इनिशियलाइजेशन करा सकते हैं, या तो कंपाइल टाइम पे और डिक्लेरेशन टाइम, और दूसरा एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, जैसे सेम आपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी थी, फिर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन आपने पढ़ी थी, और वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन में भी हम यही कहते थे कि हम उसकी वैल्यू या तो डिक्लेरेशन टाइम पर ही इनिशियलाइज करा सकते हैं या फिर एग्जीक्यूशन टाइम पर। तो सेम इसी तरीके से हम एरे की वन डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन दोनों तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कंपाइल टाइम और डिक्लेरेशन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम। द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी वेरिएबल। जैसे आपने ऑर्डिनरी वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन करी थी उसी तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स की इनिशियलाइजेशन कराएंगे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम। उसकी जनरल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आप एरे की टाइप लिखोगे, उसके बाद एरे का नेम, ब्रैकेट में हम उसकी क्या मेंशन करते हैं, साइज़, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ डाल देंगे करली ब्रेसिस के अंदर, और फिर लास्ट में हम सेमीकोलन से स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते ही हैं। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हैं लिस्ट में, ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आएंगी उनको हम किससे सेपरेट करेंगे? कोमा से, ताकि उसको पता चले फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, सेकेंड कौन सी है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एरे टाइप हमने ले ली इंट। ठीक है, तो हम इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर कराएंगे किस एरे के अंदर? उस एरे का नाम हमने क्या डाला? नंबर, और उसका साइज़ कितना है? 5। ठीक है, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर हमने 5 वैल्यूज़ डाल दी, 20, 10, 0, 5, 9, और लास्ट में क्या लगा दिया? सेमीकोलन। तो ये क्या है हमारे पास? एरे की इनिशियलाइजेशन है, वन डायमेंशनल एरे है, और उसकी इनिशियलाइजेशन हमने किस टाइम पर कर दी? डिक्लेरेशन टाइम पर। यहीं पर ही हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं और यहीं पर ही उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पर यही बताया है कि ये डिक्लेयर कर रहा है एक वेरिएबल जिसका नंबर जो क्या है, नंबर नाम का है, एज एन एरे। ठीक है, इस वेरिएबल को, जो नंबर वेरिएबल है, उसको हमने एज एन एरे डिक्लेयर किया है, और कितने साइज़ का? 5 साइज़ का, और उसके एलिमेंट्स की वैल्यू इनिशियलाइज कराई है जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा इसने क्या कहा है कि हम जो इसका साइज़ है उसको ड्रॉप कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन के दौरान। ठीक है, द कंपाइलर एलोकेट्स इनफ स्पेस फॉर ऑल इनिशियलाइज एलिमेंट्स। अगर आपने यहाँ पर साइज़ मेंशन नहीं किया और एलिमेंट्स हमने इनिशियलाइज करा दिए, तो जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसके लिए जितना स्पेस की ज़रूरत है उतना स्पेस एलोकेट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखते हो और यहाँ पर मतलब साइज़ मेंशन नहीं करते हो तो एरर नहीं आएगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके लिए स्पेस ले लेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से हम कैरेक्टर टाइप का एरे भी ले सकते हैं। कैरेक्टर टाइप का एरे किस तरीके से? टाइप बस कैरेक्टर ले लेंगे, नेम लिया, अभी मैंने बताया साइज़ हम ओमिट कर सकते हैं, और फिर वो वैल्यूज़ हम कैसे डालेंगे? सिंगल कोमास के अंदर डालेंगे हर एक अल्फ़ाबेट को। ठीक है, और लास्ट में नल कैरेक्टर तो लेते ही हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंडिंग हम किसके साथ करते हैं? विद द नल कैरेक्टर। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि हम इनिशियलाइजेशन या तो करली ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं तो हम हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसको कोमास के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर करली ब्रैकेट में नहीं डालते तो जो वर्ड हमें इस एरे के अंदर स्टोर करना है उसको हम इन्वर्टेड कोमास में डाल देंगे। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है। नल कैरेक्टर वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई है। व्हेन द कंपाइलर एनकाउंटर्स अ कैरेक्टर स्ट्रिंग इट टर्मिनेट इट विद एन एडिशनल नल कैरेक्टर बाय इटसेल्फ। जैसे यहाँ पर तो हमने नल कैरेक्टर डाल दिया, यहाँ नहीं डाला, तो हम अगर ना भी डालें तब भी कंपाइलर अपने आप ही नल कैरेक्टर ले लेता है। ठीक है, दस जो 7th एलिमेंट है, ठीक है, वो किसको होल्ड करेगा? नल कैरेक्टर को होल्ड करेगा। तो हमेशा जब भी आप कैरेक्टर एरे लोगे उसका साइज़ आप एक एक्स्ट्रा स्पेस ज़रूर लोगे। ठीक है, यानी कि देखिए अब इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका साइज़ आप 6 नहीं लोगे, इसका साइज़ कितना लोगे? 7 लोगे, क्योंकि 7th एलिमेंट नल कैरेक्टर भी कंपाइलर एलोकेट करेगा अगर आप नहीं ले रहे हो तो। ठीक है, तो when declaring character array we must allow one extra space for the null terminator other than the size of the character string। जितना character string का साइज है उससे आप एक एक्स्ट्रा इसका साइज हमेशा मेंशन करोगे। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि जितना इसमें क्या बोला गया है, जितना एरे का साइज आपने लिया है ज़रूरी नहीं है कि आप उतने ही एलिमेंट्स को फिल करोगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे के सारे एलिमेंट्स फिल करना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ हमने एरे लिया है इंटीजर टाइप का, जिसका साइज़ हमने 5 लिया है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स हमने कितने डाले हैं, 3 डाले हैं। तो बाकी जो 2 एलिमेंट्स बचे हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू क्या इनिशलाइज हो जाएगी, 0 ले लेगी। ऐसे केसेस में तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आर इनिशलाइज टू वैल्यू 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिक एरे। न्यूमेरिक एरे के केस में, जैसे ये न्यूमेरिक एरे है इंटीजर टाइप का, उस केस में वो जो बाकी जो 2 एलिमेंट्स बचे उनकी वैल्यू क्या इनिशलाइज करा लेगा, अपने आप ही 0 इनिशलाइज करा लेगा। और अगर कैरेक्टर एरे है, जैसे यहाँ पर नेम कैरेक्टर एरे है जिसका साइज़ 5 है लेकिन एलिमेंट एक ही लिया बस n, तो जो बाकी 4 एलिमेंट्स बचे हैं उनको वो क्या इनिशलाइज करा देगा, नल, ठीक है, नल कैरेक्टर ले लेगा। तो इस तरीके से हम जितना साइज़ है उससे कम एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज़ को 0 फिल कर लेगा। उसके बाद इसने कहा है कि ये जैसे ये डिफरेंस बता रहा है इस एरे और इस एरे में। यहाँ पर भी हमने नेम नाम का एक एरे लिया कैरेक्टर टाइप का, जिसमें एक एलिमेंट डाला n, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक एलिमेंट डाला n। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने साइज़ 5 ले रखा और यहाँ साइज़ हमने डाला ही नहीं है। तो ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साइज़ 5 है तो n के बाकी जो 4 एलिमेंट्स n से आगे उनको वो नल लेगा, ठीक है, और यहाँ पर वो इसका साइज़ 2 रखेगा क्योंकि एक तो n ले लिया और दूसरा वो नल कैरेक्टर ले लेगा। बस तो 2 ही एलिमेंट हुए इस एरे के अंदर अगर हम यहाँ पर साइज़ नहीं देते हैं तो। क्लियर है। तो अगर हमें 5 एलिमेंट का एरे चाहिए तो ये यहाँ पर देन इंस्टेड ऑफ 5 एलिमेंट्स द एरे नेम विल कंटेन ओनली 2 एलिमेंट। 5 एलिमेंट की बजाय ये सिर्फ 2 एलिमेंट ही लेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर आपको वही रिजल्ट चाहिए तो यहाँ इससे काम नहीं चलेगा, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपको 5 साइज़ का ही एरे बनाना है तो। उसके बाद दूसरी बात, ये तो हमने पढ़ा जब हम साइज़ से कम एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को वो 0 ले लेता। अब हम दूसरा केस करते हैं कि अगर हम साइज़ से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें डिजिट्स उसने एरे लिया इंटीजर टाइप का जिसका साइज़ कितना है 3, लेकिन यहाँ पर उसने 3 एलिमेंट्स की बजाय कितने एलिमेंट्स ले लिए हैं, 5 एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो अब हमें चेक करना कि यहाँ पर एरर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर एरर आएगा जब भी हम अगर मोर इनिशियलाइजेशन ले लेते हैं देन द डिक्लेयर्ड साइज, तो कंपाइलर विल फ्लैग एन एरर। उस केस में वो या तो एरर शो करेगा क्योंकि ये इलीगल है, ये सी के अंदर काम नहीं करेगा। हम साइज से कम एलिमेंट्स दे सकते हैं, जितना साइज है उतने एलिमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन साइज से ज़्यादा एलिमेंट्स इनिशियलाइज नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। दूसरा क्या है हमारे पास, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, एन एरे कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड एक्सप्लिसिटली एट रन टाइम। एरे को हम रन टाइम पर एक्सप्लिसिटली भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई बार क्या होता है प्रोग्रामर्स प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ नहीं चाहते, तो उस केस में इंस्टेड इट इज़ डिज़ायर्ड दैट द यूज़र इनपुट वैल्यूज़, यूज़र खुद वैल्यूज़ डालना चाहता है, ठीक है, पहले फिक्स करने की बजाय वैल्यूज़ की हर बार वो अलग। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बात मैं पहले भी बता चुकी, वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम में मान लीजिए आप फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में n की वैल्यू जो नंबर आप ले रहे हो उसकी वैल्यू आप हर बार किसी और नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू आप रन टाइम पर इनिशियलाइज कराओगे, क्योंकि अगर आपने डिक्लेयर टाइम पर इनिशियलाइज करा दी तो एक नंबर फिक्स हो जाएगा, हर बार उस प्रोग्राम से सिर्फ उसी का ही फैक्टोरियल निकलेगा। तो उस केस में आप रन टाइम पर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कराते हो, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिस केस में प्रोग्रामर पहले ही वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करना चाहता, तो उस केसेस में हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन का यूज़ करते हैं। और करते कैसे हैं, इसके लिए हमेशा हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू हम इनपुट नहीं कराएंगे, यहाँ पर एरे है क्योंकि, तो हम मोर देन 1 वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ को एक टाइम पर इनपुट कराएंगे। तो उस केसेस में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। तो इस केस में मोस्टली हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एरे के केस में हमें पता होता है कि हमें कितनी वैल्यूज़ डालनी होती है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए फॉर लूप लगाया, और आई हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 0 से, i लेस देन 100 i प्लस प्लस, स्कैन एफ %d m% नंबर i। तो इस केस में उसने इस
दो स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि उसने नंबर टाइप का एक एरे लिया हुआ होगा, ठीक है, जिसका साइज़ उसने 100 लिया होगा और उसकी इंटीजर टाइप का लिया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ इस दो स्टेटमेंट से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि वो एक नंबर एरे है जिसकी वैल्यूज़ वो इनपुट करवा रहा है, ठीक है, और वो वैल्यूज़ लगातार काउंटिंग में प्रिंट होंगी 0 से लेकर 99 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर लेस देन 100 है, इसका मतलब 0 से 99 तक वो वैल्यूज़ इनपुट होती रहेंगी। और उसके बाद जैसे ही 0 से 99 का मतलब आप यहाँ पर 100 वैल्यूज़ इनपुट करवा रहे हो रन टाइम पर, आप खुद डालोगे वो वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर m% नंबर आई है, ना कि आई है। अगर आई को ही प्रिंट करते तो 0 से 99 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाती, लेकिन m% नंबर आई का मतलब क्या है कि ये एक एरे है, ठीक है, और जिसकी पहले हम 0th वैल्यू डालेंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू डालेंगे, मतलब जिसका इंडेक्स 0 होगा, यानी कि आप पहले फर्स्ट वैल्यू डालोगे, फिर सेकंड डालोगे, और किस टाइम पर डालोगे? रन टाइम पर डालोगे। तो इन दो स्टेटमेंट से क्या क्लियर हुआ कि हम 100 नंबर्स को एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, हम करवा रहे हैं, यानी कि यूज़र। तो इट आस्क्स द यूज़र टू एंटर 100 नंबर्स, ये यूज़र को बोलेगा कि आप 100 नंबर्स बार बार इनपुट कराइए। किसकी हेल्प से? फॉर लूप की हेल्प से। क्लियर है। उसके बाद हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोग्राम कर रहे हैं किसके लिए? टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो पहले तो हम एक एरे लेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स की वैल्यू इनिशलाइज करवाएंगे, और फिर जितनी वैल्यूज़ हमने डाली है उन सारे एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो ये तो आप हर प्रोग्राम में लेते ही हो, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया आई, फॉर लूप के लिए हमें चाहिएगा। अभी बताया मैंने एरे की वैल्यूज़ हम फॉर लूप की हेल्प से ही एंटर कराते हैं, तो हमें एक आई चाहिएगा वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल। उनका सम में वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का सम करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, वो हमने सम ले लिया, और स्टार्टिंग में उसमें क्या वैल्यू इनिशियलाइज करा दी? 0। ये डिक्लेरेशन टाइम पर हमने सम वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू डाल दी। और एक एरे लिया ए इंटीजर टाइप का, और जिसका साइज हमने कितना रखा? 10, ठीक है। क्लियर स्क्रीन। हमने मैसेज प्रिंट किया, एंटर वैल्यूज़ फॉर एरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम एरे एलिमेंट्स की वैल्यू एंटर करेंगे, तो हमने फॉर लूप लगाया, अभी मैंने आपको बताया ही था, i = 0, i < 10, i++, और स्कैन एफ की हेल्प से हमने वो वैल्यूज़ को क्या करा लिया? %d क्यों लिया? फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप का हमने एरे लिया, तो %d आएगा। फिर हम परसेंट लेते ही थे, और यहाँ वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल एरे है, तो इसीलिए हम उसको किस टाइप का लेंगे? a ब्रैकेट में i, ठीक है। फिर प्रिंट एफ हमने मैसेज प्रिंट किया, द वैल्यूज़ एंटर्ड आर। फिर इन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा से प्रिंट करा लिया, फॉर i = 0, i < 10, i++। ये सारी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी? प्रिंट होती जाएंगी, और यहाँ पर उनका सम होगा, सम = सम प्लस ai। स्टार्टिंग में सम में क्या है? 0, 0 + ai 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सम के अंदर चला गया। फिर जब दोबारा लूप चलेगा सेकेंड टाइम, तो ai तो इस फर्स्ट एलिमेंट तो सम में जा चुका है, और प्लस यहाँ पर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, फिर उन दोनों का सम हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ का सम किसके अंदर चला जाएगा? इस सम वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ, फिर हम मैसेज प्रिंट करेंगे, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज, और यहाँ पर इस सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर वैल्यूज़ ऑफ एरे एलिमेंट्स, और यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी। फिर हमने दोबारा फॉर लूप लगाया, और इन वैल्यूज़ को दोबारा प्रिंट किया, द वैल्यूज़ एंटर्ड आर, यही वैल्यूज़ दोबारा हमने प्रिंट की। और फिर सम किया हमने इन सारे एलिमेंट्स का, तो मैसेज प्रिंट किया, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज, और यहाँ पर इनका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम टू डिस्प्ले नेम एंड एड्रेस। अब की बार नेम और एड्रेस डिस्प्ले करना है, तो कैरेक्टर टाइप का एरे लेना पड़ेगा, और क्योंकि नेम में एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट आएगा, ऐसे ही एड्रेस में, तो हमें एरे लेना पड़ेगा। उसके लिए हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, बट स्ट्रिंग अभी हमने नहीं पढ़ा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम एरे से ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने एक कैर टाइप का एरे लिया, नेम, जिसका साइज़ रखा 10, और एड्रेस क्योंकि ज़्यादा लंबा होता है नेम से, इसीलिए इसका साइज़ ले लिया 20, ठीक है। मैसेज प्रिंट किया, एंटर नेम एंड एड्रेस, उनकी वैल्यूज़ इनपुट करवाई, कैसे? स्कैन एफ। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा? %s, क्योंकि ये दोनों हमने कैरेक्टर टाइप के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इन दोनों की वैल्यूज़ का क्या करा लिया? एंटर करा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया, द नेम इज़ %s, और नेम की वैल्यू डाल दी। फिर हमने मैसेज प्रिंट किया, द एड्रेस इज़ %s, और एड्रेस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी, get ch, ठीक है।
तो ये हमने आज क्या पढ़ा, वन डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन हम कैसे करा सकते हैं, रन टाइम पर भी और डिक्लेरेशन टाइम पर भी, और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स